Good morning, friends, all of you. After a brief summer vacation, now you people are ready for attending some revision classes, and after that, you will be having a test on 9th July. And for that thing, we are going to organize just few days, around a week or 10 days, some revision classes. So, the syllabus of our test, you all of us know the entire first chapter and the second chapter from the very beginning till the Bohr's atomic model, whatever we have studied. Till that topic, I will make a complete and nice revision for all those things. So just let's start from the beginning. From the beginning, the first class, that is some basic concepts of chemistry, I taught you people the importance of chemistry. केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में. केमिस्ट्री सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है या कुछ रिएक्शंस का मामला नहीं है जो पढ़े और बस कॉपी पे रख दिए और हो गया केमिस्ट्री. नहीं, केमिस्ट्री को पहले आप जानिए, समझिए क्यों केमिस्ट्री पढ़ा जाता है, हमारे डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है. अगर आप ध्यान से देखें तो सुबह में जब आप उठते हैं और रात तक जब सोने जाते हैं, थ्रू आउट द डे 24 आवर्स, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड आप केमिस्ट्री से वन और अदर वे घिरे हुए हैं. वो आपको हम समझाने जा रहे हैं. अगर आप सुबह उठें तो आप पहला काम क्या करेंगे, ब्रश करेंगे. तो जो टूथब्रश का जो ब्रिसल्स होता है, टूथब्रश का जो हैंडल होता है, वो भी एक खास तरह के पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं. नायलॉन 66 से ब्रिसल्स बना है और एक पॉलीस्टाइरीन एक पॉलीमर से क्या बना है, हमारा जो टूथब्रश का हैंडल बना हुआ है. टूथपेस्ट वो भी एक तरह का केमिकल है. फिर आप नहाने गए तो नहाते वक्त क्या, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, दीज ऑल आर व्हाट, द केमिकल्स ओनली. खाना खाने गए, इसके बाद खाना खाने गए तो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ऑल दोज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. कपड़ा पहन के आप ऑफिस या कॉलेज जाने को है तो जो कपड़ा पहनते हैं हम, दैट इज ऑल्सो वन और अदर काइंड ऑफ पॉलीमर. अब आप ऑफिस जाते हैं तो या तो आप साइकिल से जाएंगे, स्कूटर से जाएंगे, कार से जाएंगे, तो ये सारे के सारे जो व्हीकल्स हैं ये किसी न किसी मेटल से ही बने हैं और ऑल दोज मेटल्स आर कमिंग इन केमिस्ट्री ओनली. अगर आपकी कार है या बाइक्स हैं तो आप क्या भर के जाएंगे, फ्यूल. वो फ्यूल भी क्या है, डीजल या पेट्रोल, इट इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री ओनली. आप स्कूल गए, ऑफिस गए, दिन भर आपने काम किया. काम करते वक्त आप पेन, कॉपी, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं. तो कॉपी, पेजेस मेड अप ऑफ व्हाट, सेल्यूलोज. इंक मेड अप ऑफ सर्टेन केमिकल्स. जो कंप्यूटर में जो चिप्स होती हैं, जो मदरबोर्ड होता है, जो बॉडी फ्रेम होता है, ऑल एलईडीज हुआ, एलसीडीज हुआ, दीज ऑल आर मेड अप ऑफ, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ व्हाट, केमिस्ट्री ओनली. दिन भर आपने काम किया, थके हारे आए, घर पे आए शाम को, इतना थके हुए थे कि सर दर्द करने लगा, आपको प्रॉब्लम हो गई कोई वन और अदर, तो जो मेडिसिन खाते हैं दैट इज आल्सो व्हाट, अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. रात को जब सोने गए तो मच्छरों ने परेशान किया, मच्छरों को दूर करने के लिए भी क्या है, गुड नाइट है, ऑल आउट है, दीज ऑल आर व्हाट, केमिस्ट्री. आप केमिस्ट्री के बगैर सांस तक नहीं ले सकते, बिकॉज ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, दैट इज व्हाट, ऑक्सीजन. हवा, पानी, these all are basic building units of our life. ये कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान. What's that actually? रोटी, कपड़ा और मकान means the food, shelter or clothes. These are basic needs and all those things are included in chemistry. We can't live without chemistry. That's reason why chemistry is so important. That is the importance of chemistry. Second part आता है, what are the fundamentals units of measurements? There are 7 basic fundamental units of measurement. Length, जिसको हम लोग, जिसका SI यूनिट क्या है, मीटर. मास, SI यूनिट kg. टाइम, सेकेंड. टेम्परेचर, केल्विन. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल. तो ये सारे क्या हुए, these all are what, the basic fundamental units of measurements. और उससे डिराइव्ड अदर जो है यूनिट्स होते हैं. ये सारी चीजें हम लोग फिजिक्स में भी पढ़े हैं. इसके आगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स
राउंडिंग नंबर कॉन्सेप्ट और द वेरियस लॉज ऑफ केमिस्ट्री, जिसको आज हम सेक्शन में, आज के सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, आइए अब इसको हम देखते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स। लेट्स स्टडी द वेरियस रूल्स व्हिच आर देयर इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला रूल ये होता है, और सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ही हुआ दोज फिगर्स, दोज नंबर्स व्हिच आर हैविंग सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं, एवरी नॉन जीरो नंबर्स आर हैविंग सिग्निफिकेंस। एंड यू नो what are all those non-zero numbers? These 1 to 9 numbers are having significance in whatever form they are. But the problem lies only with the zero. Zero की significance कब होती है, कब नहीं होती है, ये हमें ध्यान में जरा रखना है। तो आइए आपको बताते हैं कि जो जीरो है, जीरो की significance कब होगी, कब नहीं होगी। आइए वेरियस केसेस देखते हैं। जब ये जीरो है, जब जीरो किसी नॉन जीरो नंबर के पहले हो तो इसका सिग्निफिकेंस बच्चों नहीं होता है, पहला चीज। दूसरा चीज, इसका सिग्निफिकेंस तभी आता है जब ये नॉन जीरो नंबर के बीच में हो, पहली चीज। इसका यहां पर सिग्निफिकेंस होगा, इसलिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां हो जाएंगे, 1 2 3, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे इन दो जीरो का कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ एक ही यहां पे होगा, दैट इज 7, नॉन जीरो नंबर। और याद रखिएगा किसी डेसिमल नंबर में अगर डेसिमल के लेफ्ट में जीरो है और किसी नॉन जीरो नंबर के भी लेफ्ट में है, सो दीज जीरो आर नॉट हैविंग एनी सिग्निफिकेंस, ओनली ही इज हैविंग द सिग्निफिकेंस 7, सो देयर इज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर्स, करेक्ट। और याद रखिएगा जब हमारा जीरो नॉन जीरो नंबर के राइट में आता है, देन इट इज हैविंग द सिग्निफिकेंस। दिस जीरो इज नॉट हैविंग सिग्निफिकेंस, बट दिस 7 इज हैविंग, दिस जीरो इज हैविंग, दिस इज हैविंग, सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हियर विल बी व्हाट, 3। बात समझ आ गई? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्रॉब्लम ओनली करता है जीरो, बाकी के सारे नॉन जीरो नंबर तो सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, महत्व रखते ही हैं, इनका मतलब होता है। जीरो का ही कभी कभी मतलब नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में जो है, आप 100 मार्क्स के एग्जाम में आप पाते हैं 005, क्या मतलब हुआ, इस जीरो का कोई मतलब है, अब 5 नंबर ही पाए हैं, करेक्ट। तो ये चीज है, अगर यही जीरो अगर आगे लगता 50 हो जाता तो इसका ज्यादा मतलब रहता। बात समझ रहे हैं? ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो कैलकुलेशन होता है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस में भी होता है, तो आइए वन बाय वन हम लोग उसको भी देखते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर के ऑपरेशंस में क्या क्या आता है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सब आता है। तो आइए देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब होता है वहां उन ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आइए देखते हैं। हमेशा याद रखिए, जैसे यहां पे 3 डेसिमल नंबर का एडिशन हो रहा है, आंसर कितना आया, 14.500 आया। माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज फोकस कि जो डेसिमल नंबर में डेसिमल के राइट साइड में सबसे कम डिजिट है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, पहले डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, यहां कितना है, 2 डिजिट है, यहां क्या है, 3 डिजिट है। सबसे कम डिजिट कहां है, पहले नंबर में। हमारे आंसर में भी उतने ही डिजिट होने चाहिए जितना कम से कम डिजिट हमारे डेसिमल नंबर में मौजूद है। बात समझ गए? हमारे 3 नंबरों में से इस नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट था, वो भी 1, तो हमारे आंसर में भी सिर्फ डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही होना चाहिए। दैट इज द रूल फॉर द एडिशन एंड सेम फॉर द सब्ट्रैक्शन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल, what can be the possible answer here? Here answer will be your 14.5, right friends? और वैसे ही
यहां पे आंसर कितना हो जाएगा 5.2। बात क्लियर हुआ? तो दिस इज द रूल फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ we'll study the rules for multiplication and division. So next ऑपरेशन आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स का कैलकुलेशन होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, और वो ये होता है कि जिन दो नंबरों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में आप सिग्निफिकेंट फिगर आप कैलकुलेट करिए। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? यहां 3 है। यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 हैं। तो याद रखिएगा, जिन 2, 3, 4 नंबरों का आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वहां पे जिस नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, हमारा आंसर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर को कैरी करना चाहिए। यहां पे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? यहां पे 2 है, तो हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 2। सो द आंसर हियर विल बी 0.39। दैट्स ऑल। यू विल डिस्कार्ड द अदर नंबर्स। अगर जरूरत पड़ती तो आप इसको राउंड ऑफ भी कर देते, लेकिन राउंड ऑफ करने पे भी ये 0.39 ही आएगा, बिकॉज 2 नंबर तो रखना ही है, तीसरे नंबर को ही राउंड ऑफ करके यहां पे मिक्स करना है। सिंस दिस नंबर इज लेस देन 5, सो नो नीड टू ऐड हियर। दैट्स एनफ। जैसा कि आज हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइव क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे देखिए, यहां पे भी वही है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? यहां पे 3। यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। जब 2 नंबरों का डिवीजन हो रहा है तो जिस नंबर के पास जितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर है, हमारे आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर कैरी होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, गॉट इट? सो हमारे आंसर में भी वही 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही कैरी होना चाहिए। करेक्ट हुआ? ये रहा मेरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल। These multiplication and division only carry the number of significant figures, the least number of significant figure which the numbers undergoing multiplication or division possess. That is the rule here. Correct? Next part हमारा है बच्चों, after the significant figure, rounding numbers. और rounding number का ढेर सारा जो है कॉन्सेप्ट और उसका यूटिलाइजेशन हमारे फ्यूचर के न्यूमेरिकल्स में होगा। तो आइए इसको भी देखते हैं। राउंडिंग नंबर का एक अनदर वे में, दूसरी भाषा में मतलब ये होता है अप्रोक्सीमेशन, मींस अबाउट। हिंदी में लगभग। मतलब ये कभी कभार आपके पास 90 रुपए है, 95 रुपए है, लेकिन आप लोग नहीं कहते हैं लगभग मेरे पॉकेट में 100 रुपया है। दैट approximation in the mathematical term or scientific term is called rounding numbers. So there are certain rules that governs the rounding number, and what are those rules? देखिए वो एक एग्जांपल के साथ हम इसके रूल्स को समझाने की कोशिश करते हैं। Like see, question is round to the nearest 100 place. मेरा टारगेट क्या है? इस 100 प्लेस पे आपको राउंड ऑफ करना है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तो आपका टारगेट है कि नियरेस्ट 100 प्लेस पे आप राउंड करें। दिस इज 1th प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस। तो 100 प्लेस पे आपने फोकस कर दिया, वेरी गुड। यहीं पे मुझे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना है, लेकिन यहां तभी हो सकता है मॉडिफिकेशन जब आप इससे जस्ट छोटे नंबर पे आप गौर करें। दैट इज 10th प्लेस। अगर 10th प्लेस पे अगर 5 से बड़ा डिजिट है, then you will add 1 to the 100 place. This will become 7. क्योंकि यहां पे 10th प्लेस पे 5 से बड़ा नंबर था, ठीक है ना, 7 था, इसीलिए आपने यहां पे 1 ऐड कर दिया, और बाकी के सारे छोटी छोटी प्लेसेस क्या हो जाएंगे बच्चों? 0 हो जाएंगी। अगर यही क्वेश्चन हम यहां रिपीट करेंगे तब राउंड टू द नियरेस्ट 100 प्लेस, दिस इज माई 100 प्लेस। यहां मुझे राउंड ऑफ करना है, लेकिन इसको राउंड ऑफ करने के लिए हम जस्ट इसकी छोटी प्लेस पे गए, तो यहां तो 5 से छोटा डिजिट है, तो 5 से छोटा डिजिट हो, देन यू विल नॉट चेंज द नंबर एट द 100 प्लेस, बट यू विल पुट ऑल द स्मॉलर प्लेसेस 0 0। तो ये रहा मेरा राउंड टू द नियरेस्ट 100 प्लेस के रूल्स। 5 से बड़ा डिजिट हो तो 1 ऐड किया जाता है टू द टारगेट प्लेस, 5 से छोटा डिजिट हो तब
कोई आपको चेंज यहाँ पे डिजिट पे नहीं करना है टारगेट प्लेस पे, लेकिन बाकी के सारे स्मॉलर प्लेसेस पे 0 0 यहां भी हो जाएगा, स्मॉलर प्लेसेस पे 0 0 यहां भी हो जाएगा। आपके मन में एक क्वेश्चन होता होगा कि सर 5 से बड़ा डिजिट होगा तो एक जोड़ देंगे, 5 से छोटा डिजिट होगा तो कुछ नहीं करेंगे, अगर एग्जैक्ट 5 होगा तो क्या करेंगे? तो आइए आपको कुछ क्वेश्चन के साथ हम समझाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। तो अगर मान लीजिए कि अगर यही क्वेश्चन हमारा है राउंड टू द नियरेस्ट 100 प्लेस और इसको हम राउंड ऑफ करने गए, दिस इज माय 100 प्लेस, लेकिन इसके जस्ट छोटी प्लेस पे 5 से बड़ा या 5 से छोटा डिजिट नहीं है, एग्जैक्ट 5 ही है, तो वहां क्या करेंगे? तो वहां पे दिस 5 कैन नॉट से कि यहां पे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में है, इधर आना है इधर आना है, इसको नहीं पता। तो वहां पे ये जो टारगेट प्लेस का जो डिजिट होता है ये डिसाइड करेगा कि यहां पे 1 हमें ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो व्हाट इज द रूल एक्चुअली? टारगेट प्लेस पे अगर इवन नंबर है देन लीव इट, नो प्रॉब्लम, इट इज गुड। और अगर यहां पे टारगेट प्लेस पे इवन नहीं है सो मेक इट इवन। टारगेट प्लेस पे 7 है, इट इज ऑड नंबर, यहां पे एक ऐड कर दीजिए ताकि ये इवन हो जाए, और बाकी के सारी छोटी प्लेसेस पे क्या हो जाएगा बच्चों? 0 0। और वैसे ही अगर यहां देखें तो सेम क्वेश्चन, राउंड टू द नियरेस्ट 100 प्लेस, 100 प्लेस पे यहां पे क्या है? इवन नंबर है, तो यहां पे क्या करेंगे? यू विल नॉट डू एनी चेंज, दिस विल बी माय आंसर। गॉट इट? ये रूल्स बस आप लोग याद रखें, बाकी के सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से हो जाएंगे। और इस पे बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस हमने कल और आज मिला करके सॉल्व किए हैं। सो इट इज अ ब्रीफ रिवीजन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल टू गेट टू द एक्सपोजर ऑफ दीज रूल्स। नेक्स्ट पार्ट है आपका डिफरेंट लॉज ऑफ केमिस्ट्री विच आर फंडामेंटल्स फॉर द फ्यूचर। लेट्स सी एंड रीड वन बाय वन। तो वो लॉज कौन से हैं जो हमारे फ्यूचर के ढेर सारी चीजों को गवर्न करते हैं? तो उनमें से आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आइए वन बाय वन सारा चीज पढ़ते हैं। बाय द नेम ओनली इट इज डिफाइनिंग हिमसेल्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, रिएक्टेंट जो भी हैं, एक रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट जब ये कंबाइन होते हैं और कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, तो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है, जो जो एलिमेंट यहां पे इन्वॉल्व हुए हैं, उतना ही मास आपके प्रोडक्ट्स का भी होता है। देयर इज नो लॉस ऑफ मास ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात समझ गए? मास हमेशा कंजर्व होता है ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा होता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट का मतलब स्पेसिफिक। एग्जाम्पल दीजिए बच्चों, जैसे आप मान लीजिए कि आप पानी पी रहे हैं, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O। अगर आप कहीं फॉरेन में चले गए, यूनाइटेड किंगडम में चले गए, वहां भी पानी पी रहे हैं, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वाटर ओवर देयर? H2O। Wherever in any part of the world you will travel, the formula of water will be H2O only. वाटर का फॉर्मूला H2O है। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 हो गया। ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो आपने देखा these two elements, hydrogen and oxygen, by weight they are having the ratio of 1:8 everywhere, any part of the world. This is known as law of definite proportion or law of specific proportion. बात समझ गए बच्चों? वाटर का फार्मूला कहीं भी चेंज नहीं होता है, वैसे ही किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, दे ऑलवेज डू इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। यही होता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर द टुडे इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेट्स सी। स्टार्ट। सो जो तीसरा लॉ है बच्चों, द थर्ड लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो कहता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं टू फॉर्म 2 or more than 2 compound, then please observe whose number is same in the 2 compounds. Carbon is same in the 2 compounds.
ठीक है, एंड हु इज डिफरेंट, हुज मासेस आर डिफरेंट, हुज नंबर इज डिफरेंट, ऑक्सीजन। फाइन, तो जिसका मास डिफरेंट होता है, इनके मासेस का जो रेशियो होता है, दैट इज अ होल नंबर रेशियो। हियर इज हाउ मच, 1/2। 16/32 मीन्स व्हाट, 1/2। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, द रूल ऑफ the law of this multiple proportion, when the two elements combine together in such a way that the masses of one element which is combining with the fixed mass of other element, ऑक्सीजन का masses क्या है, अलग अलग है, यहां 16 है, यहां 32 है, then the masses of the element oxygen which is combining with the fixed mass of carbon, कार्बन के masses से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है the masses of that element oxygen which is different in the two compounds। तो इनके masses का जो रेशियो होता है बच्चों, that is always a whole number ratio, हमेशा, that is told by law of multiple proportion। in the next lecture हम लोग पढ़ेंगे the law of reciprocal proportion और मोल कॉन्सेप्ट और भी ढेर सारी बेसिक चीजें। तो बच्चों हर रोज आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जो क्वेश्चंस है, जो प्रॉब्लम्स है, उस पे बेस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कैरी ऑन, हैव अ नाइस डे।